Singh to enlighten our minds and hearts by delivering Dr. Ram Manohar Lohia Memorial Second National Lecture. IMT यूनिवर्सिटी के आदरणीय कुलपति श्री रमाशंकर सिंह जी, भारत सरकार के मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, सांसद राज्यसभा डॉक्टर डीपी त्रिपाठी जी और सांसद राज्यसभा, उन्हें मैं अपना अग्रज भी मानता हूं, आदरणीय जनार्दन जी द्विवेदी, डॉक्टर दौलत सिंह जी चौहान और माने जाने भारत के पत्रकारिता जगत की जो हस्ती हैं ऐसे श्री हरवंश नारायण सिंह जी, मध्य प्रदेश की मंत्री श्रीमती माया सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री श्री जयराम सिंह जी पवैया, श्रीमती रुचि सिंह चौहान, ये रमाशंकर सिंह जी की पुत्री यहाँ का काम देगी, और प्रोफेसर कमलाकांत जी द्विवेदी, यहाँ के आदरणीय उपकुलपति कहते हैं कि कुलपति कहते हैं? हाँ, तो वही तो मैं, लेकिन यहाँ उपकुलपति, मैंने कहा उपकुलपति तब नहीं रह गया है। वाइस चांसलर को कुलपति और चांसलर को कुलाधिपति। सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित देवियों और सज्जनों, इसकी आवाज मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, वहां के पीछे क्या मामला है? तो मेरी आंख के ऊपर चला गया। इस बिना गर्दन मरोड़े नहीं, लेकिन बिना गर्दन मरोड़े भी हासिल किया जा सकता है। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि गर्दन मरोड़ कर ही कुछ हासिल किया जा सकता है। सभ्य समाज में गर्दन मरोड़ना यह कोई अच्छा संस्कार नहीं माना जाता। वैसे इस आईएमटी यूनिवर्सिटी में पहली बार आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। आईएमटी यूनिवर्सिटी के संबंध में समय समय पर हमारे आदरणीय डॉक्टर डीपी त्रिपाठी जी चर्चा किया करते हैं, लेकिन आईएमटी यूनिवर्सिटी का ऐसी यूनिवर्सिटी होगी, और यहां पर आने के बाद यहां के कुलपति महोदय ने जो जानकारी मुझे दी है और अन्य लोगों ने जो कुछ भी बताया है, जैसा मैं सोच रहा था कहीं उससे अधिक आगे जाकर यह आईएमटी यूनिवर्सिटी खड़ी हुई हमको दिखाई दे। मैं इसके लिए इसके कुलाधिपति डॉक्टर रमाशंकर सिंह जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, और मैं मानता हूं कि इस प्रकार की शिक्षण संस्थाएं और विशिष्ट जो शिक्षण संस्थाएं होती हैं, वह जो शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान होता है वो अनमोल होता है, और ऐसा ही अनमोल योगदान यह आईएमटी यूनिवर्सिटी कर रही है। हमारा डॉक्टर रमाशंकर सिंह जी से पहले कोई बहुत अधिक परिचय भी नहीं था, कुछ ही दिनों पहले परिचय हुआ, और मुझे डॉक्टर डीपी त्रिपाठी जी ने प्रेरित किया उस यूनिवर्सिटी में चलना चाहिए। आज मेरा मैसूर में भी कार्यक्रम है, यहां से उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जाना है, लेकिन मैंने तय किया कि भले ही 1.5 घंटे 2 घंटे ही क्यों न रहूं, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा। तो एक कार्यक्रम भी रख दिया गया, डॉक्टर लोहिया और भारतीय संस्कृति, यह व्याख्यान माला का भी कार्यक्रम होगा, और आया मैं इसी कार्यक्रम के निमित्त। लेकिन इस विश्वविद्यालय के परिसर को देखकर सचमुच मुझे बेहद खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है।
लेकिन जब डॉक्टर रमाशंकर सिंह जी मेरा परिचय दे रहे थे तो उन्होंने मेरे नाम के आगे बहुत सारे शाब्दिक अलंकरणों का प्रयोग किया। मुझे कहा सशक्त, और क्या कहा, मैं भूल गया, नहीं, सशक्त, प्रतिष्ठित, यशस्वी या तेजस्वी, अपने ध्यान। लेकिन मैं समझता हूं कि उनका एक मेरे प्रति स्नेह रहा होगा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इन सब सारे शाब्दिक अलंकरणों का प्रयोग किया है। लेकिन देवियों सज्जनों, इस सच्चाई को हमें नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य अपने जीवन में शब्दों के अलंकारों से अलंकृत होकर कभी विभूषित नहीं हो सकता है। मनुष्य अपने जीवन में विभूषित हो सकता है तो अपनी कृतियों के माध्यम से ही विभूषित हो सकता है। कभी कभी किसी की प्रशंसा होती है तो उसे बेहद खुशी होती है, लेकिन उसे इस यथार्थ को समझना चाहिए। उसका जो भी सम्मान हो रहा है, कुछ कृतियां उसकी अच्छी होंगी जिसके कारण उसका सम्मान हो रहा है। लेकिन इन सब सारी बातों को छोड़ते हुए आज चूंकि विश्वविद्यालय परिसर में यहां पर हम व्याख्यानमाला के लिए उपस्थित हैं, तो जहां तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का प्रश्न है, मैं कह सकता हूं कि 20वीं शताब्दी में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने कि भारत के राजनीति को ही एक दिशा देने का काम नहीं किया है, बल्कि भारत की राष्ट्र नीति को भी एक दिशा देने का काम किया है। इस रूप में मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को देखता हूं। यदि मैं 20वीं शताब्दी के कुछ हस्तियों के बारे में विचार करता हूं जिन्होंने कि राजनीतिक धाराओं को एक दार्शनिक अवधारणा देने का काम किया हो, तो वैसे कई नाम लोग ले सकते हैं, लेकिन मुझे दार्शनिक अवधारणा देने वाले 2 हस्तियों का नाम विशेष रूप से ध्यान में आता है। वह है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, जिन्होंने कि भारत की राजनीति को एक दार्शनिक अवधारणा देने का काम किया। और जहां तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का प्रश्न है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिस समय की राजनीति में थे, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे एक सशक्त, और मैं कह सकता हूं कि उस समय ऐसे सशक्त, आंशिक रूप से यह भी कहा जा सकता है कि कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी कोई टक्कर ले सकता। एक ऐसे सशक्त नेता, और कांग्रेस पार्टी भी बहुत एक सशक्त राजनीतिक पार्टी थी। विपक्ष संख्या बल में बहुत ही कम था और विपक्ष बिखरा हुआ भी बहुत था, लेकिन सिर्फ विपक्ष की यह ताकत थी। अब ऐसी ऐसी हस्तियां थी, और उनमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विशेष रूप से, जो विपक्ष की आवाज सत्ता पक्ष को सुनने के लिए मजबूर कर देते थे। इस प्रकार की हस्ती थी। माना जाता था कि कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है, और लोग यह मानकर चलते थे शायद आगे लंबे समय तक कांग्रेस का कोई विकल्प खड़ा नहीं हो पाएगा। यदि उस समय की पॉलिटी को देखें, सभी इस हकीकत को स्वीकार करेंगे कि भारत की पॉलिटी पूरी तरह से यूनिपोलर थी, एक ध्रुवी थी। लेकिन मैं कह सकता हूं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय 2 ऐसी हस्तियां थी जिन्होंने की 1967 आते आते जो भारत की पॉलिटी यूनिपोलर थी उसे बाईपोलर बनाने में कामयाबी हासिल की थी। और 1967 में कई गैर कांग्रेसी सरकारें इस देश में बनी थी, और इन्हीं दोनों
राजनेताओं ने उस समय गैर कांग्रेसवाद की नींव रखी थी। यही दो नेता थे जिन्होंने की गैर कांग्रेसवाद की नींव रखी थी। और गैर कांग्रेसवाद की अपील के कारण मैं मानता हूं कि यह जो उस समय की समाजवादी पार्टी थी अथवा समाजवादी जो विचारधारा थी उसको जन सामान्य में लोकप्रियता हासिल हुई थी। एक मेजर फैक्टर यह भी था कि गैर कांग्रेसवाद का जो विचार रखा था कि दोनों हस्तियों के, और विशेष रूप से उसमें जो पहल की थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, उसके कारण समाजवादी विचार को एक लोकप्रियता हासिल हुई थी। और मैं यह भी मानता हूं कि आज भी भले ही लंबा समय गुजर गया हो, गैर कांग्रेसवाद की चमक अभी उतनी फीकी नहीं पड़ पाई है जितनी कि उसकी चमक फीकी पड़नी चाहिए, नहीं पड़ी। और आज के हालात में भी मैं देखूं, हमारे यहां पर द्विवेदी जी बैठे हुए हैं, तो मैं कह सकता हूं अब हम लोग की ही सरकार यह बनी है। एक प्रकार से गैर कांग्रेसवाद, उसको भले ही हम लोगों ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही हो, लेकिन उसका अपडेटेड वर्जन वही है जिसके आधार पर हम लोगों ने अपनी सरकार यहां पर बनाई है। और मैं मानता हूं कि एक आदर्शवादी विचार के रूप में समाजवादी विचारधारा पूरी तरह से न खारिज हुई है और न भविष्य में यह जल्दी खारिज होगी, ऐसा मैं महसूस नहीं करता। इसलिए कि जब तक हिंदुस्तान में गरीबी रहेगी, हिंदुस्तान में बेरोजगारी रहेगी, दलित होंगे, शोषित होंगे, समाजवादी विचारधारा की प्रासंगिकता को कोई समाप्त नहीं कर सकता। और मैं यह भी मानता हूं कि साम्यवाद की तुलना में समाजवाद को ज्यादा स्वीकार्यता मिली, क्योंकि यह भारत के संस्कार और जीवन मूल्यों के अस्तित्व को स्वीकारता है और उसमें सुधार की संभावनाएं भी ढूंढता है। इसलिए साम्यवाद की अपेक्षा सर्वाधिक मान्यता यदि किसी विचारधारा को प्राप्त हुई तो वह समाजवादी विचारधारा को प्राप्त हुई। महात्मा गांधी का जहां तक सवाल है, महात्मा गांधी भी, आप यदि उन्हें पढ़ें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे, उनके विचारों में भी समाजवाद की पूरी तरह से झलक मिलती थी। उन्हें भी कुछ लोग कहा करते थे कभी कभी कि महात्मा गांधी भी पूरी तरह से समाजवादी है। हम जिस पार्टी से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी, वह इस समय राइट ऑफ द सेंटर का पॉलिटिकल स्पेस भारत की राजनीति में ऑक्युपाई करती है। और कभी कभी यदि हम लोगों को समर्थन भी यदि प्राप्त हुआ है तो समाजवादी विचारधारा वो मानने वाले लोगों का ही हम लोगों को समर्थन प्राप्त है। और लेफ्ट ऑफ द सेंटर का स्पेस ऑक्युपाई करने वाली जो कांग्रेस जो मानी जाती है, इस पर बहस हो सकती है कि राइट ऑफ द सेंटर कौन है, लेफ्ट ऑफ द सेंटर कौन है, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन जो एक मान्यता है कि लेफ्ट ऑफ द सेंटर का स्पेस ऑक्युपाई करने वाली कांग्रेस को पहले की राजनीति यदि देखें तो समय समय पर भी समर्थन यदि किसी का प्राप्त हुआ है तो साम्यवादी दलों का समर्थन प्राप्त होगा, समय समय पर उन्हीं का होगा। 67 के बाद 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, सारी कई राजनीतिक पार्टियों को मिलाकर गैर कांग्रेसी एक सरकार उसमें बनी। लेकिन सरकार जाने के बाद जब 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी जी अध्यक्ष बने, नई भारतीय जनता पार्टी बनी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी भारतीय जनता पार्टी की पंच निष्ठाओं में से एक निष्ठा या गांधीवादी समाजवाद की रखी। गांधीवाद समाजवाद यानी गांधीवाद को छोड़ ही दीजिए तो समाजवाद की अहमियत को हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने अच्छी तरह समझते थे। और यह संयोग ही कहा जाएगा कि गैर कांग्रेसी सरकार भी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में ही बाद में आकर बनी थी।
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों को यदि हम पढ़ें तो स्वाभाविक रूप से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अनेक ऐसे विषय हुआ करते थे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपने विचार बेबाक तरीके से व्यक्त करते थे। अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में कभी उन्होंने कोई संकोच नहीं किया है। और मैं इधर नहीं कह सकता, विगत कई वर्षों से राजनीतिक व्यस्तता के कारण डॉक्टर लोहिया को पढ़ने का जो मुझे अवसर मिलना चाहिए था मैं नहीं पढ़ पाया। लेकिन हम 45 वर्ष की उम्र के पहले सर्वाधिक मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पढ़ा करता सर्वाधिक मैं पढ़ा करता। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को जब मैं उसमें पढ़ता था तो मैं स्वाभाविक रूप से इस नतीजे पर पहुंचा था कि भले ही हम भारतीय जनसंघ की विचारधारा को मान रहे हो, उस समय की बात मैं कर रहा हूं, आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को हम क्यों न मान रहे हो, लेकिन मुझे लगता था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया न हमसे दूर थे, न हमसे दूर हैं और आगे भी हमसे दूर होंगे। एक ऐसी हमारी धारणा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रति यह बन गई। क्योंकि आज की व्याख्यान माला का जहां तक प्रश्न है, डॉक्टर लोहिया और भारतीय संस्कृति, यह विषय है आज की व्याख्यान माला का। तो मैं विशेष रूप से अन्य बातों की ओर न जाते हुए इसी पर अपने को केंद्रित करने की कोशिश करता हूं। महात्मा गांधी स्वच्छता के ऊपर उनका विशेष आग्रह होता और महात्मा गांधी की तरह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी स्वच्छता के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष के प्रति बेहद संवेदनशील थे। और आप सबको मालूम होगा कि डॉक्टर लोहिया ने नदियों की स्वच्छता का एक सामाजिक आंदोलन भी छेड़ा था। और डॉक्टर लोहिया ने आंदोलन छेड़ा और यह कहा कि सारी नदियां प्रदूषण मुक्त होनी चाहिए। और केवल गंगा नदी की ही बात तो उन्होंने नहीं कही, उन्होंने कही कि भारत की जितनी भी नदियां हैं, सारी की सारी नदियां प्रदूषण मुक्त होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए। और इसके लिए एक प्रभावी आंदोलन भी उस समय उन्होंने चलाया था। आज जो मैंने कहा ना कि डॉक्टर लोहिया से न हम दूर थे, न दूर हैं, न दूर होंगे, तो इसीलिए कहा आज हम लोग भी इसी काम की शुरुआत कर रहे हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम के माध्यम से हमारी सरकार भी इस समय इसी काम को कर रही है और हम लोगों का भी संकल्प है कि 2020 आते आते हम गंगा की पूरी तरह से सफाई करने में कामयाब होंगे। यह हम लोगों का आज संकल्प है। शुरुआत जरूर गंगा नदी से किया है, लेकिन जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अपेक्षा रही है कि हम गंगा नदी ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सारी नदियां स्वच्छ होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि गंगा की यदि सफाई होती है तो उसके बाद अन्य नदियों के भी स्वच्छ करने का मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त हो जाएगा। और डॉक्टर लोहिया ने नदियों की सफाई करने के लिए एक बड़ा सामाजिक आंदोलन खड़ा किया जाना चाहिए। समय समय पर बराबर यह आग्रह करते रहे और मैं ऐसा महसूस करता हूं, जो कुछ भी मैंने पढ़ा है, इस समाज के ऊपर उनके इस आग्रह का एक असर भी दिखाई देता था और लोग महसूस करते थे कि नहीं यह बात सच है, इसे होना चाहिए। डॉक्टर लोहिया मानते थे कि हमारी नदियां हमारे देश की यह भाग्य रेखाएं, भारत ही नहीं विश्व के सांस्कृतिक इतिहास के पन्नों को पलटकर यदि कोई देखे तो दुनिया का चाहे कोई देश, हर देश में नदियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका, चाहे दुनिया का कोई देश क्यों हो। और मैं कह सकता हूं हर महान सभ्यता यदि कहीं पैदा हुई है तो किसी न किसी नदी के किनारे ही पैदा हुई है। शायद इस महत्व को भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समझते थे और इसीलिए कहते थे कि हम नदियों को गंदा न करें, नदियों की सफाई करें। और इसी के लिए उन्होंने एक सामाजिक आंदोलन खड़ा किया। यानी स्वच्छता के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अच्छी तरह समझा था। भारतीय भाषाओं के प्रति, जैसे डॉक्टर रमाशंकर सिंह जी कह रहे, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, सभी भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और उनका यह मानना था कि मूल चिंतन यदि लोगों का विकसित हो सकता है
तो अपनी ही भाषा में हो सकता है, भारतीय भाषाओं में हो सकता है, विदेशी भाषाओं में मूल चिंतन विकसित नहीं हो सकता है। यह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की मान्यता और बराबर भारतीय भाषाओं को विकसित करने का उनका आग्रह बना रहता था। लेकिन विडंबना है कि आज जो भारतीय भाषाओं के विकास के प्रति हम लोगों की जागरूकता होनी चाहिए, हम लोगों को जो महत्व देना चाहिए, शायद उसमें कहीं न कहीं स्वतंत्र भारत में कोई कमी आई है। जहां तक भारतीय भाषाओं के स्वरूप और संस्कार का प्रश्न है, तो आप ये देखेंगे कि सभी आदि भाषा जो हमारी संस्कृत है, इसी आदि भाषा संस्कृत से ही यह सारी भारतीय भाषाएं पैदा हुई। और आज यदि हम देखें तो भारतीय भाषाओं के बीच जो थोड़ी बहुत दीवार थी, वह दीवार भी अब टूट रही है धीरे धीरे। आप चले जाइए, मुझे याद है कि आज के 10 वर्ष पहले नागालैंड में एक सार्वजनिक सभा को मैं संबोधित करने गया था। तो उस समय वहां के लोगों ने यह आग्रह किया था कि यहां अंग्रेजी में ही बोलना हो, और अंग्रेजी में ही मैंने उस पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया था। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं 2013 में नागालैंड की पब्लिक मीटिंग को जब एड्रेस करने गया तो लोगों ने हाथ, जो ही इंग्लिश में अपनी स्पीच शुरू की, लोगों ने हाथ उठाकर कहा हिंदी 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 हिंदी। सचमुच मेरे लिए वह एक चौंकाने वाली घटना थी कि 8-9 वर्षों के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन क्यों दिखाई दे रहा है। मैंने वहां के लोगों से पूछा कि भाई अभी आया था 8 वर्ष पहले, यहां पर अंग्रेजी में भाषण हुआ था, इस बार अंग्रेजी में बोलना प्रारंभ कर रहा हूं, हिंदी लोग कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि साहब यहां 70-75% लोग अब हिंदी समझने लगे। मैंने कहा कैसे समझने लगे? उन्होंने कहा कि जो फिल्में आती हैं, हिंदी फिल्मों को लोग पसंद करते हैं, टेलीविजन के माध्यम से लोग हिंदी समझते हैं। यह भी कहा उन्होंने जो यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज बाहर से आई है, उन सिक्योरिटी फोर्सेज से बातचीत करते हुए ये हिंदी को अच्छी तरह समझ गए, और हिंदी के गाने भी इनको बहुत अच्छे लगते। इसीलिए मैंने कहा कि अब केरल में चले जाइए। केरल में भी आज के 10-12 वर्ष पहले ही कोई गया होगा, आज गया होगा, तो केरल में भी हिंदी समझने वालों की संख्या काफी हो गई है। केरल हो, कर्नाटक हो, दक्षिण भारत, बड़ी संख्या। लेकिन हमारा हिंदी के प्रति यह नहीं है केवल हिंदी ही भाषा होनी चाहिए। भारत की सभी भाषाओं के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मूल चिंतन का यदि विकास हो सकता है तो स्वभाषा में ही हो सकता है। किसी दूसरी भाषा में मूल चिंतन का विकास कदापि संभव नहीं है, और ऐसा ही उनका मानना था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाज में व्याप्त बुराइयों, कुरीतियों पर भी बेबाक तरीके से बोलते थे, कभी उन्होंने हिचक नहीं, और यह मानते थे कि विकसित देश और समाज की स्थापना के लिए उदारवादी जो प्रवृत्तियां हैं, इन्हीं उदारवादी प्रवृत्तियों को ही हमको बढ़ावा देना होगा। यह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बिल्कुल स्पष्ट मान्यता थी। वैसे तो मैं त्रिपाठी से कह रहा था कि ईश्वर के अस्तित्व को बहुत मानते वो नहीं थे। लोग कभी कभी उस समय राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले, मुझे याद है, लोग कहते थे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पूरी तरह से नास्तिक, क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मैंने नजदीक से देखा नहीं, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि वह नास्तिक थे कि नहीं थे, क्या थे। लेकिन जो कुछ भी मैंने पढ़ा है, बल ईश्वर की सत्ता में उनका कोई ऐसा विश्वास नहीं था। जो मैंने पढ़ा है उससे मुझे यह जानकारी, और मैं यह मानता हूं जिस विचारधारा को लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने राजनीति की है, वह समाजवादी विचारधारा। उस समाजवादी विचारधारा को भारत की जो उत्कृष्ट विचारधाराएं हैं उनमें से मैं एक मानता हूं, उत्कृष्ट विचारधाराओं में से एक मानता हूं, क्योंकि यह समाज में धन हो, समृद्धि हो के समुचित और न्याय संगत वितरण के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में त्यागयुक्त जीवन आदर्शों को यह प्रेरित करने वाली विचारधारा। एक तरफ जहां धन और समृद्धि के समुचित वितरण की बात करती है,
वहीं पर यह विचारधारा जीवन में त्याग के जो जीवन मूल्य हैं उनको स्वीकार करने के लिए भी यह प्रेरित करती है। भारत का जहां तक प्रश्न है, आप सभी जानते हैं कि त्याग को भारत की संस्कृति में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई, सर्वाधिक मान्यता। भारत में धन दौलत के कारण किसी को बड़ा नहीं माना गया है। भारत में यदि बड़ा माना गया है किसी को तो उसके त्याग के कारण बड़ा माना गया। अब जैसे दुनिया के दूसरे देशों में जाकर लोगों से यदि आप पूछें कि बताओ कि तुम्हारे यहां सबसे बड़ा राजा कौन है, कोई अलेक्जेंडर का नाम लेगा, कोई नेपोलियन का नाम लेगा, कोई चार्ल्स किंग का नाम लेगा, कोई लुई का लेगा, ऐसे बहुत सारे नाम लेंगे। आप ये पूछो उनसे कि आप इन्हें क्यों महान राजा मानते हैं, किंग द ग्रेट क्यों मानते हैं? तो कहेंगे साहब शासन करने का जो इनका क्षेत्र था, इनका राज्य जो था, उसकी ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ी थी, इसलिए हम उनको मानते हैं। नंबर 1, उनके पास मिलिट्री पावर बहुत अधिक था, इसलिए हम उनको मानते हैं। लेकिन भारत में यदि आप पूछिए, आज जितने लोग यहां पर बैठे हैं, सीधे यदि मैं प्रश्न करूं, भारत में आप किसको महान राजा मानते हो? स्वाभाविक रूप से सबकी जुबान पर यदि कोई नाम आएगा तो आएगा मर्यादा पुरुषोत्तम राम का और राजा हरिश्चंद्र। क्यों? कि उनका राजा रहते हुए भी जो त्यागपूर्ण जीवन रहा है, उसी के कारण उनकी आस्था है। उनके पास उनकी ज्योग्राफिकल एरिया शासन की कोई बहुत बड़ी नहीं थी, उनके पास कोई सैन्य बल बहुत बड़ा नहीं था। वैसे ही राजा हरिश्चंद्र के बारे में अब पूरी कहानी आप जानते हैं, इसलिए उस विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। राजा हरिश्चंद्र की कहानी बताने के बाद यानी त्याग को बराबर अहमियत हमारे यहां मिली। पहले हमारे यहां जो बड़ा सेठ होता था, यह नहीं देखा जाता था कि उसका टर्नओवर कितना है, इस आधार पर उसे बड़ा सेठ नहीं माना जाता था। आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, हमारे भारतीय संस्कृति की भी मैं एक विशेषता इसे मानता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो सबसे अधिक धर्मशालाएं बनवाता था, गौशालाएं चलवाता था, विद्यालय बनवाता था, ऐसे ही सेठ को लोग बड़ा सेठ मानते थे, महान सेठ मानते थे। हमारे यहां इसीलिए यजुर्वेद में तेन त्यक्तेन पूंजी था, जीवन में भोग करो लेकिन त्याग पूर्वक। तो त्याग की अहमियत हमारी भारतीय संस्कृति में यह प्रारंभ से यह रही है, और मैं समझता हूं कि समाजवादी विचारधारा में भी इन्हीं मूल्यों के प्रति आस्था की बात कही गई। और एक उदाहरण और मैं देना चाहता हूं त्याग का, सम्राट हर्षवर्धन का। प्रयाग में कुंभ लगा हुआ था। कुंभ मेले में सम्राट हर्षवर्धन ये देखने गए कि वहां क्या व्यवस्था है, कैसे है, वो है जो थोड़ा बहुत दान वगैरह उस समय किया जाता था, दान करने के लिए भी गए। सम्राट हर्षवर्धन जब वहां गए तो जो कुछ भी लेकर गए थे वहां गरीबों को वितरित करने के लिए, साधु सन्यासियों को वितरित करने के लिए उन्होंने वितरित किया। उसके बाद भी कुछ लोग बच गए। तो सम्राट हर्षवर्धन ने जो भी आभूषण पहन रखा था, जो कीमती वस्त्र पहन रखे थे, सारे उतार कर वहीं पर कुंभ मेले में ही उन्होंने दान कर दिया। तो लिखा है चीनी यात्री वेनसांग ने अपनी पुस्तक शी यूकी में, दुनिया के कई देशों में हमको जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन भारत के किसी राजा को इस प्रकार से त्याग करते हुए यदि मैंने देखा है तो पहली बार अपने जीवन में देखा है। यह शी यूकी में चीनी यात्री वेनसांग ने लिखा। भारत में त्याग की अहमियत पहले से ही रही है, और मैं समझता हूं समाजवादी विचारधारा भी उसी की ओर यह प्रेरित करती है। ऐसे कई आपको अनुपम उदाहरण मिलेंगे। संत रविदास का नाम आपने सुना होगा। काशी नरेश उनकी झोपड़ी में जाते हैं, उनके पास भगवान राम की एक सिद्ध प्रतिमा होती है, और एक उस समय चर्चा थी भगवान राम की जो सिद्ध प्रतिमा है उसके सामने यदि शीश झुकाकर जो भी मांगो सब मिल जाए। तो काशी नरेश ने भी सोचा कि वह प्रतिमा तो संत रविदास के पास है, तो क्यों न जाकर मैं उसे ले लूं, सारी जीवन की मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो गए संत रविदास से उसे मांगने के लिए। तो संत रविदास ने
उनसे कहा कि राजन, मेरे लिए यह संभव नहीं है कि हम अपनी राम की प्रतिमा आपको दे सकें, सोने की प्रतिमा। उन्होंने बहुत सारे प्रलोभन दिए कि मैं आपकी पूरी झोपड़ी को सोने से भर दूंगा, झोपड़ी सोने से बनवा दूंगा, लेकिन संत रविदास इसके लिए तैयार नहीं। मैंने उनके जीवन में धन का कोई उतना महत्व नहीं था। तो कहा क्या संत रविदास ने? उन्होंने कहा एक मोरो राम नाम धन, एक मोरी आशा, ऊ धन आई है, ई धन चल यही है, न चाहे भगत रहे आशा। एक मोरी राम नाम धन, एक मेरी आशा, ऊ धन आई है, ई चली गई है, न चाहे भगत रहे दासा। वो धन आएगा लेकिन मेरे राम चले जाएंगे, इसलिए मुझे वह धन राजन नहीं चाहिए। यह संत बात है। संत कबीर का जहां तक सवाल है, संत कबीर के बारे में तो आप बहुत सारी बातें जानते ही हैं। जब उनके पुत्र ने पैसा देकर जब पहुंचे, उन्होंने कहा था, बूढ़ा वंश रजाक का उपजा पूत कमाल, हरि नाम भजन छोड़कर घर लाया, कर ले आया माल। मैंने हरि का भजन नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही घर में माल आए, पैसा आए, धन समृद्धि आए अथवा न आए। यह एक मान्यता हमारे देश में बहुत पहले से ही है। चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे राजा हो, चाहे परिवार हो, सभी वर्गों में उत्पन्न महापुरुषों को यदि आप देखेंगे उनके जीवन इतिहास को, त्याग ही का संदेश आपको उनके जीवन इतिहास से मिलेगा। और मैं मानता हूं कि यही समाजवाद का भाव 40-50 साल पहले जो भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जो मान्यताएं, मैं मानता हूं कि कमोबेश उसी प्रकार की मान्यताएं आज भी हैं और भविष्य में भी भारत में रहेंगी। लोहिया जी का जहां तक सवाल था, वह जैसा मैंने पहले कहा कि ईश्वर की सत्ता में वो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जैसा डॉक्टर रमाशंकर सिंह जी ने कहा कि राम कृष्ण शिव, इस पर बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। लेकिन राम कृष्ण और महाशिव की भारत में क्या अहमियत है, इसको अच्छी तरह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समझते थे। भारत को एक रखना चाहते हैं, भारत को अखंड रखना चाहते हैं। भारत में रहने वाले समाज के लोगों में यदि हम कुछ जीवन मूल्यों के प्रति आस्था पैदा करना चाहते हैं, तो उसमें इन महापुरुषों की सबसे अहम भूमिका है, ऐसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मानते थे। इसीलिए उन्होंने राम कृष्ण शिव इन सब के बारे में बहुत अच्छी बुकलेट भी लिखी है। मैंने बहुत पहले इनका पढ़ा था। राम को तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था, जिन्होंने कि अपने जीवन में बराबर मूल्यों को नहीं छोड़ा, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत का सामना क्यों न करना पड़ा। और आज यदि हम देखें तो राम इस मुद्दे का जहां तक प्रश्न है, तो गांधी जी के बारे में यदि हम सोचते हैं तो गांधी का रामराज इस रूप में जुड़ा हुआ है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में सोचें तो उनके रामायण के बहुत पहले से राम जुटा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का लोग मानते ही राम मंदिर की बात आती है तो राम वहां भी जुड़े, लोग जोड़कर देखते हैं। इसलिए जो इस प्रकार के महापुरुष हैं, जो कि जीवन मूल्यों के प्रति आस्था पैदा करने का संदेश दे सकते हैं, ऐसे महापुरुषों की अहमियत को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने अच्छी तरह समझा। अब कृष्ण का जहां सवाल, मैं समझता हूं कि व्यक्ति चाहे राम हो अथवा कृष्ण हो, अभी आपने कहा ना राम का नाम लेते ही किस तरीके से राम ने उत्तर को लेकर दक्षिण के साथ जोड़ा। अब कृष्ण का यहां तक सवाल है, कृष्ण कहां पैदा हुए? मथुरा में। राजधानी कहां थी? द्वारिका में। और वही कृष्ण का तीसरा स्वरूप जगन्नाथपुरी चले जाइए, फिर वहां गुरुवायर चले जाइए दक्षिण में। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कृष्ण के यदि भक्त हैं तो स्वाभाविक रूप से सारे देश के साथ आप जुड़ जाते हैं।
यह है भारत की संस्कृति की विशेषता, और इसी विशेषता को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समझा कि भारत को एक और अखंड यदि रखना है तो इन महापुरुषों के प्रति जन सामान्य की आस्था, जन सामान्य की श्रद्धा, विश्वास, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। इस बात को अच्छी तरह वो समझिए। कभी कभी यही लोग कहते हैं कि चाहे रामायण हो अथवा बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ, उनमें बहुत सारी काल्पनिक चीजें होती हैं। अब जैसे कहा जाता है कि भरत ने तो राम की खड़ाऊ रखकर और शासन चलाया होगा। लोग यह मानते हैं कि भाई किस प्रकार की मान्यता है, क्या मतलब है इसका, क्या कभी ऐसा हो सकता है? लेकिन मैं मान लेता हूं जो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें, तो मैं उनसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि यह गलत है, जो कुछ भी रामायण में लिखा है वह गलत है, काल्पनिक है, तो दुनिया के दूसरे देशों में इस प्रकार की उच्च कोट की कल्पना क्यों नहीं की गई? इस सवाल का मैं जवाब चाहता हूं। कल्पना तो निश्चित रूप से बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही ऊंची है, इस सच्चाई को तो कोई नकार नहीं सकता। और ऐसी कल्पना यदि की गई तो केवल भारत में ही की गई। यह भी मैं मानता हूं कि हमारे जो भारतीय संस्कृति के जो मूल्य हैं, यह उन्हीं की विशेषता है, उन्हीं का यह परिणाम है। तो हमारे बारे में यदि कोई पूछे तो मैं तो कह सकता हूं, यदि सांस्कृतिक विचारों की दृष्टि से यदि कोई देखे तो मैं दक्षिणपंथी हूं, और आर्थिक विचारों की दृष्टि से यदि कोई मुझे देखे तो मैं कह सकता हूं कि मैं समाजवादी हूं। तो समाजवाद यह भी एक ऐसी विचारधारा है जो कि भारत के सांस्कृतिक मूल्यों पर ही आधारित यह विचारधारा है। इसकी जड़ें भारत की मिट्टी से जुड़ी हुई हैं, ऐसा मैं इसे मानता हूं। और आपने देखा होगा कि मीराबाई ने भी कहा है, गोधन गई धनवाई धन और रतन धन खाम, जब आपने संतोष धन सब धन धूलि समान। लेकिन आजकल इस प्रकार के मूल्यों को युवकों के अंदर, बच्चों के अंदर इनकलकेट कराने की, चित्र में बैठाने की कोशिश की जा रही है। दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। आप ये कल्पना कर लीजिए किस मूल्य को हमको जीवन में स्वीकार करना है। भारतीय समाज को सही दिशा में ले जाना है, देश को यदि हमको सही दिशा देनी है तो किन मूल्यों की भारत को आवश्यकता है? मैं समझता हूं डॉक्टर लोहिया उसकी अहमियत को अच्छी तरह समझते थे, और इसीलिए बराबर उनकी जो समाजवादी विचारधारा थी वह भारत के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनसे कभी कट कर नहीं रही है, बल्कि उसके पास ही रही है। और मैं यह भी मानता हूं कि किसी संगठन को बनाए रखने के लिए केवल विचारधारा की ही आवश्यकता नहीं होती, संगठन में काम करने वाले लोगों के मन में एक श्रद्धा का भाव भी होना चाहिए। कोई न कोई एक ऐसा तत्व होना चाहिए जिसके कारण लोगों के मन में एक श्रद्धा का भाव, क्योंकि श्रद्धा यह मन का विषय है और विचार यह बुद्धि का विषय है, और विचार तर्कों से बदल जाता है। इसलिए श्रद्धा की एक अपनी अहमियत है, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए नास्तिक विचारों से प्रेरित, आपने देखा होगा, आप उठाकर पूरे इतिहास को पढ़िए, इस नतीजे पर आप पहुंचेंगे कि नास्तिक विचारों से प्रेरित कोई भी आंदोलन विश्व भर में बहुत लंबे समय तक समाज को मूल्यों के साथ प्रेरित नहीं करता है। मूल्यों का लोप होने से व्यक्तिवाद, परिवारवाद, अधिनायकवाद जल्दी हावी हो जाता है। और यह बात भारत के संदर्भ में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूर्ववर्ती जो सोवियत संघ था वहां से लेकर संपूर्ण पूर्वी यूरोप से लेकर आज के क्यूबा से लेकर नॉर्थ कोरिया तक के शासन कहीं न कहीं इन्हीं कारणों से भटक गए अथवा वो अधिनायकवादी हो गए।
यही कारण थे। श्रद्धा का भाव होना चाहिए। और मैं यह मानता हूं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हर के बावजूद, ईश्वर में आस्था न होने के बावजूद राम, कृष्ण और शिव के प्रति भारतवासियों की आस्था को बनाकर रखना चाहते थे। और यही कारण है कि यह समाजवादी विचारधारा की चमक आज भी किसी न किसी हद तक बनी हुई है। और भारत में वही विचारधारा लंबे समय तक सर्वाइव कर सकती है जो कि भारतीय संस्कृति के मूल्यों से प्रेरित हो अथवा उस पर आधारित हो। बस आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए आपने इस सेमिनार के लिए आमंत्रित किया। मैं कह रहा था त्रिपाठी जी से कि हम लोगों की जितनी व्यस्तता रहती है, आपाधापी रहती है, लगातार यदि अध्ययन चलता रहता है व्यक्ति का, तब तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के व्याख्यान मालाओं में भाग लेने का एक महत्व होता है। लेकिन फिर भी जी बहुत बहुत धन्यवाद।